हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 2023 बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर फिजिक्स का जारी किया है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ उसके ऑप्शंस को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो आपको पता है कि E/m रेशियो पूछ रहा है। स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो को बोलते हैं। तो ये होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। यहाँ पे जब हम इस 6 को ड्रॉप करेंगे, इस 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 हो जाएगा 8, यानी 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य, द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यहाँ पे जो एक्चुअली उनको लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए था W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए कहीं भी PE नहीं लिखा है। M हम लोग मैग्नेटिज्म के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट के लिए हम लोग P का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली होना चाहिए था PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चूँकि उन्होंने P को अगर M मान लिया है तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं देना चाहिए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता ER होता है। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन आर पूछ रहा है, तो ई के नीचे चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर इज। आपको पता होगा कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल या सीरीज में जोड़ते हैं, तो जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो PD सेम हो जाता है। पैरेलल में PD सेम यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और सीरीज में जो हमारा रहता है सीरीज में हो जाता है चार्ज सेम रहता है सीरीज में। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल का पूछा है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम और सीरीज में चार्ज सेम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R। इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग इट देन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बिकम। अगर आप रेडियस को नहीं, इसमें डायमीटर को आधा किया है, तो डायमीटर को आधा करने पर रेडियस 4 गुना कम हुआ। फॉर्मूला होता है R' इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। यहाँ पे 4 गुना रेडियस कम हुआ है। रेडियस 4 गुना कम हुआ, डैट मीन्स एरिया पे इफेक्ट। ओके, ये हो जाएगा N स्क्वायर, 4 गुना का मतलब 4 स्क्वायर इंटू R। ये हो जाएगा 16R। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के। द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले तो हम स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस देख लेते हैं। ये होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। यहाँ से अगर देखेंगे तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, R के, यानी रेडियस के। ये हो जाएगा रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी होगा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड if uniform electric field is along the direction of x-axis then equipotential surface will be। तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है x में, तो आपका जो इक्विपोटेंशियल होगा ये YZ में हो जाएगा। 1 YZ। आगे बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एक यूनिट फैराड पर मीटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे टर्म में पूछा हुआ है तो देख लेते हैं हम लोग। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2/r²। यहाँ पे K रहता है और K का मतलब होता है, फिर से लिखता हूँ मैं, थोड़ा और पतला कर लिया जाए, नाउ विल राइट। ये होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर आप एप्सिलॉन नॉट को शिफ्ट करेंगे और F को, तो F आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के जगह पे और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा F के जगह पे। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πF इंटू Q1 Q2/r²। सो ऊपर में आया Q1 Q2, डैट मीन्स कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। 4π का कोई यूनिट नहीं होता। F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन, और नीचे r² मतलब मीटर स्क्वायर। सो ऊपर हो गया कूलम स्क्वायर, नीचे हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर स्क्वायर का इन्वर्स। सो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊपर Q² मतलब Q1 Q2 है तो कूलम का स्क्वायर, और नीचे न्यूटन और नीचे मीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये ए वाला ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं। मीटर सेतु की तार बनी होती है, तांबा, स्टील, मैग्नीन, लोहा। द वायर ऑफ कहाँ चला गया, द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ। तो देखिए ये बना होता है मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटेन का और नाइक्रोम का। सो यहाँ पे ऑप्शन में नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटेन नहीं है, तो सीधा हम लोग जाएंगे मैग्नीन के साथ। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M इज। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह का होता है, H इक्वल टू B/μ-m। तो अगर आप m को दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, H प्लस m इज इक्वल टू B/μ, और म्यू को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू H प्लस m इज इक्वल टू B। तो अगर आप देखें इसके हिसाब से B इज इक्वल टू म्यू इंटू H प्लस m, सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर D। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या होगी। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज। ध्यान से देखेंगे, अगर दो मिरर ऐसे दिए हुए हैं और इनके बीच का एंगल कुछ यूं थीटा है, तो हम नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू 360/थीटा। सो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि पैरेलल रखे गए हैं, तो अगर मिरर पैरेलल रखे गए हैं तो पैरेलल रखे जाने से थीटा उनका हो जाएगा 0। सो हो जाएगा n इज इक्वल टू 360/0, और डिनोमिनेटर में 0 आने से n कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो अगर दो मिरर पैरेलली रखे गए हैं तो उनका नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएगा इनफाइनाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा। If the lateral magnification of a spherical mirror is m, then the longitudinal magnification will be। अगर lateral m होता है और longitudinal क्या होता है, m²। सीधा सीधा m² पे मारिए, आगे निकलिए। अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्घ्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम होगा। If the wavelengths of light in two medium are λ1 and λ2 respectively, then Snell's law will be। देखते हैं इसको, ये याद रखिएगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2/λ2
μ1 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ये आ रहा है λ1 बाई λ2, सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू λ1 बाई λ2, ये चारों याद रखिएगा। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, वो वेवलेंथ लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए μ2 ऊपर है तो λ2 नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है? द एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू, इसमें तो कुछ कारण इंटरफेरेंस का भी है, लेकिन इंटरफेरेंस इज नॉट द ऑप्शन ओवर हियर, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जाएंगे हम लोग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विल गो विथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ेंगे। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हैं, समतुल्य लेंस होगा। द कॉन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन कॉन्टैक्ट, द इक्विवेलेंट लेंस इज। अगर दो लेंस को आप कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो उनसे उनका जो पावर होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन इनका नेचर चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स का शेप ही होगा, तो इनका नेचर चेंज नहीं होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। सो ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है? व्हेन ए व्हाइट लाइट पासेज थ्रू ए प्रिज्म, फॉर विच कलर द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर ए प्रिज्म इज मैक्सिमम? ध्यान दीजिएगा, ये 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ये लाइट इंसिडेंट की वाइट लाइट, और इसके बाद ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है कुछ यूँ, और नीचे होता है वी, ऊपर होता है आर। सो वॉयलेट का एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ से हम लोग देखते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ से सबसे ज़्यादा वॉयलेट के लिए हो जाता है, तो वॉयलेट। आगे बढ़ेंगे। आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता होगी। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विल बी। अभी ऊपर इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि जो सी होता है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें हैं गलत। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है। ये देखिए, ई एक्सियल होता है 2kp बाई आर क्यू, और ई इक्वी पोटेंशियल होता है kp अपॉन आर क्यू। दोनों का रेशियो पूछा है। इक्वी पोटेंशियल एक्सियल टू इक्वी पोटेंशियल पूछा है, तो एक्सियल ऊपर है या इक्वी पोटेंशियल नीचे। अब इधर ध्यान दीजिए, ये kp बाई आर क्यू से kp बाई आर क्यू कैंसिल, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1। सो एक्सियल बाई इक्वी पोटेंशियल का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। आगे बढ़ेंगे। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज देयर इज लॉस ऑफ, तो कैपेसिटर में एक टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। सो डायरेक्टली वी विल गो विथ एनर्जी। आगे बढ़ेंगे। समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, n रेसिस्टर्स ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज। इक्विवेलेंट का रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो सीरीज के लिए हो जाता है ये, फॉर सीरीज हो जाता है ये n इंटू आर, और पैरेलल का हो जाता है r अपॉन n। सो n घूम के जाएगा ऊपर, सो ये हो जाएगा फाइनली n इंटू आर और बटे में r। सो r से r कट गया और n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान होगा। When an electric dipole is inside a closed surface, then the electric flux on the surface will be। ये एक क्लोज सरफेस है, इसमें कोई डायपोल रखा गया है। डायपोल मालूम है आपको, -q से +q, और बीच का डिस्टेंस होता है 2l। सो गॉस लॉ से जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, और गॉस लॉ में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, फाई जो होता है q टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है।
सो यहाँ पे जो चार्ज टोटल हो रहा है वो चार्ज हो रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू मिला के ज़ीरो। सो जब क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, ज़ीरो। आगे बढ़ेंगे। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिक सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन द डिफ्लेक्शन एंगल इज, सो ये एंगल होता है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री कौन होगा, π/4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज 0। आगे बढ़ेंगे। समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, द चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस। रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन मूव करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी। ये बी पे चला गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसका सहिष्णुता होगी। ओके, प्योर हिंदी। द लास्ट बैंड ऑन द एंड्स ऑफ कार्बन रेसिस्टर इज गोल्डन, द टॉलरेंस विल बी। इसमें आपको याद होगा कि मैंने बताया था बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो जो गोल्ड सिल्वर नेकलेस होता है ये होता है टॉलरेंस के लिए, गोल्ड सिल्वर और नो कलर। सो गोल्ड के लिए होता है +-5%, सिल्वर के लिए होता है +-10% और नो कलर के लिए होता है +-20%। सो यहाँ पे माइनस तो नहीं है लेकिन +-5%। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। फैराडे नियतांक का मात्रक है, यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज। सो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट का यूनिट, ये चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है और ये होता है फैराडे इक्वल टू F इज इक्वल टू 96485 पॉइंट नहीं आ रहा है, ओके, 0.3 कूलम पर मोल, कूलम पर मोल। सो यूनिट ही पूछा है सिर्फ, तो विल गो विथ कूलम पर मोल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध धारितीय, शुद्ध प्रेरक, ए एंड बी दोनों। सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी, वाटलेस करंट तब होता है जब फाई का मान π/2 हो जाए। तो अगर प्योर रेसिस्टिव होगा तो पाई का मान 0 होता है, यानी cos फाई जब हम रखेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, यानी पावर आएगा उसमें, वाटलेस करंट नहीं होगा। जब हम लोग प्योर इंडक्टिव रखते हैं तब फाई का वैल्यू π/2 होता है। तो फाई का वैल्यू π/2 यानी cos π/2 का मतलब 0। और प्योर कैपेसिटिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों सर्किट प्योर कंडक्टर या प्योर इंडक्टर रखते हैं हम, तो फाई का मान π/2 होता है। तो cos फाई यानी cos π/2 का मतलब होता है 0, यानी वाटलेस करंट में दो ऑप्शन होना चाहिए था, ये और ये, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। ये होगा प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट वंस। सो गो विद ऑप्शन नंबर बी एंड सी, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। फेज क्या होता है, जब हमने ई पढ़ा था तो ये आया था E0 साइन ओमेगा t+kx ऐसा करके, तो ये वाला दोनों में सेम रहता है, ये फेज होता है। तो अगर B0 भी लिखेंगे तो भी यही होता है। प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन में ये साइन के बाद वाला जो टर्म आता है ये E0 के लिए भी सेम होता है और B0 के लिए भी सेम होता है। तो इनका जो फेज डिफरेंस होता है ये 0 के बराबर होता है, 0 डिग्री। फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी होगी। इफ टू लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ किधर गया, इफ टू लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ और if two lenses of same focal length f placed in contact on the same principal axis will be, यानी ये बोल रहा है कि दो लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाए, फोकल लेंथ भी सेम है, तो ये कौन सा रिलेशन सही होगा। ओके, दो को साथ में रखेंगे तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। उसके बाद जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एलसीएम f1 f2 और ऊपर हो जाएगा f1 प्लस f2। जब आप रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू f1 f2 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा f1 प्लस f2। अब बोल रहा है कि सेम फोकल लेंथ है तो सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f इंटू एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा f स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 2f, एक f से एक f गया तो ये आ जाएगा f/2। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम निकाल के देख लें, नीचे हो जाएगा f1 f2 और ऊपर हो जाएगा f1 प्लस f2। जब आप इसको घुमा देंगे, टर्न करेंगे तो f जाएगा ऊपर तो f1 f2 भी जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा f1 प्लस f2। और जब सिमिलर f है तो दोनों का मान f रखिएगा तो f²/2f और एक f से एक f कैंसिल होगा और आंसर आएगा f/2। आगे बढ़ेंगे। एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया है, उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब। द अपर हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट विल बी इंक्रीज इन साइज, रिड्यूस इन इंटेंसिटी, डिक्रीज इन। तो ये इंटेंसिटी में डिक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी इसकी कम हो जाती है। जैसे एक लेंस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हो, इस लेंस को आपने क्या किया, इस अपर पार्ट को काला कर दिया। तो पहले जो यहाँ से रेज आ रही थी और यहाँ से जे आके इधर कोई इमेज बन रहा था, तो अब ये वाला पार्ट नहीं जाएगा, डैट मीन्स इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये वाला आपने ब्लैक कर दिया है, ये पार्ट को आपने ब्लैक कर दिया है तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। द एनर्जी ऑफ emitted photoelectron depends upon wavelength of light, intensity of light, work function of metal, none of these। ये होता है, देखिए, E इज इक्वल टू एच नू माइनस फाई नॉट। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये नू पे डिपेंड कर रहा है, यानी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और ई फाई नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है। डैट मीन्स फाई नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नहीं है तो विल गो विथ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। आगे बढ़ेंगे। अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल इज, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है He++, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल। आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है। द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन ट्रांजिस्टर इज, एक ट्रांजिस्टर आप ऐसे बना लीजिए, इसमें अगर पी कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा NPN, और एक ट्रांजिस्टर ऐसे बना लीजिए, अंदर रख दीजिए N, तो ये हो जाएगा P, ये भी हो जाएगा P। सो P और N के बीच में एक जंक्शन और N और P के बीच में एक जंक्शन, यानी टोटल 2, और यहाँ पे N और P के बीच में एक जंक्शन और P और N के बीच में एक जंक्शन, यानी टोटल 2। सो टोटल नंबर ऑफ जंक्शन 2। ट्रांजिस्टर में नंबर ऑफ पीएन जंक्शन 2 होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा और बीटा का संबंध है। द रिलेशन बिटवीन करंट फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का ये रिलेशन पूछ रहा है, तो देखते हैं। अगर ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो एमिटर करंट होता है आई, वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है।
अगर इसको हम आई ई से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आई ई बाई आई सी से डिवाइड कर देना है सबको, तो ये हो जाएगा आई बी बाई आई सी, और आई सी बाई आई सी वन हो जाएगा 1। हमको मालूम है कि अल्फ़ा होता है आई सी बाई आई ई, और बीटा होता है आई सी बाई आई बी। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आई सी बाई आई अल्फ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे है आई ई बाई आई सी, तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आई बी बाई आई सी है तो ये हो जाएगा 1 बाई बीटा, और ये हो जाएगा +1। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा बीटा +1 और नीचे हो जाएगा बीटा, लेकिन जब आप टर्न करेंगे तो बीटा चला जाएगा ऊपर और बीटा +1 आ जाएगा नीचे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा +1, विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तप्त धारा एमीटर में इन हॉट वायर एमीटर में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन का स्क्वायर। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, रेसिस्टेंस ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। ये रिलेशन यहाँ पे उल्टा दिया है। फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था लेकिन थोड़ा उल्टा दिया है। होना चाहिए था डिफ्लेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, यानी करंट के स्क्वायर के। यहाँ पे करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे दिया है डिफ्लेक्शन के स्क्वायर को, तो ये थोड़ा सा उल्टा जा रहा है। ऑप्शन होगा आपका डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एलआर सर्किट का पावर शक्ति गुणांक पूछ रहा है। पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट इज, तो ये होता है cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। सो ऊपर आर है, सो आर ऊपर का एक ही ऑप्शन है लेकिन होता भी यही है, आर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर। आपको मालूम है कि इसमें जितने भी हैं सब में गामा रेज का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे। द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या आर के बीच का संबंध है। द रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज। एक फॉर्मूला होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3, और इसको हटाते हैं तो ये आता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछा है तो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की ऊर्जा का कारण है। द रीजन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज, सो वी हैव स्टडीड इट, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन होता रहता है उसके अंदर, हाइड्रोजन फ्यूल है उसके अंदर और फ्यूजन होता है। आगे बढ़ेंगे। 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है। द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज नियरली इक्वल टू। सो आइंस्टीन साहब को याद कीजिए, E इज इक्वल टू mc², और ये हो जाएगा m1 है और c का स्क्वायर मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। अरे कहाँ गया, सॉरी, कितना था क्वेश्चन नंबर, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। सो 9 भी लगभग अगर 10 मान लें हम लोग तो ये हो जाएगा लगभग 10⁻17, लगभग 10⁻17, क्योंकि 10⁻15 तो कम हो जाएगा। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, 10⁻17। आगे बढ़ेंगे। पश्च अभिनित डायोड है। रिवर्स बायस डायोड इज। रिवर्स बायस में जेनर भी काम करता है और फोटो डायोड भी काम करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है ए एंड सी बोथ, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर
डी, ए एंड सी बोथ। ये दोनों जो जेनर डायोड हैं और फोटो डायोड बोथ वर्क इन रिवर्स बायस। आगे बढ़ेंगे। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज, देखेंगे इसको। और गेट का होता है a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। एंड गेट का होता है a इंटू बी इज इक्वल टू वाई। और अगर नॉर का करना हो तो इसके ऊपर लगा दीजिए, और नैंड का करना हो तो इसके ऊपर लगा दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। नैंड गेट का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। नैंड गेट का पूछा है, सो एंड गेट के ऊपर बार लगा दीजिए। एक और बता देता हूँ, y इज इक्वल टू ए बार हो जाता है नॉट गेट का। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, ये एक्चुअली होता है 1 मिनट के बराबर, और यहाँ पे सेकंड में दिया है तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, 60 सेकेंड। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियाँ हैं। The quantities which remain conserved in nuclear reaction is charge, angular momentum, linear momentum, all of these। तो इसमें तो linear momentum भी होता है, चार्ज भी होता है, all of these। So we'll go with option number D, all of this। So इसमें हम लोग जाएंगे, चार्ज भी होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है और लीनियर मोमेंटम भी। So इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? Which of the following will have maximum refractive index? So आपको मालूम है कि इन चारों में मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। म्यू डायमंड होता है 2.41 जो कि मैक्सिमम होता है, 2.41 मैक्सिमम होता है। और इसका क्रिटिकल एंगल भी याद रखिए, इसका क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड के लिए 24.41, 24.4 याद रखेंगे। तो ये लगभग सिमिलर है। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.41 और जो इसका क्रिटिकल एंगल होता है डैट इज 24.4। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ़ देयर फेज डिफरेंस, अगर उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तब इसको बोला जाता है कि कोहेरेंट है, तो रिमेन्स कांस्टेंट। आगे बढ़ेंगे। गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जब उनको कम टेम्परेचर पर रखा जाए दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, और जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तब वो बिहेव करते हैं कंडक्टर जैसे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उनको गर्म करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस कम होगा। सो रेसिस्टेंस उनका क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे बढ़ेंगे। चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, इसको हम लोग ले लेते हैं E इज इक्वल टू होता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन को और कांस्टेंट को हटा के डायरेक्ट ले रहा हूँ। और अगर सर्किट में रेसिस्टेंस R है तो ये होता है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। सो अगर ऊपर वाले फॉर्मेट में इसको रखा जाए तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ई के जगह पे हम ऊपर से रख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी, और नीचे पहले से आर है। सो आई होता है डी क्यू अपॉन डी टी। सो आई होता है डी क्यू अपॉन डी टी, और इधर से हो गया आपका डी फाई अपॉन आर इंटू डी टी। सो डी टी से डी टी गया, यानी इसका मतलब है कि टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि डी टी से डी टी कट गया। ध्यान से सुनिएगा, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है, वो माइनस और एन को मैंने हटा दिया यहाँ से, उसकी ज़रूरत नहीं है। I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो यहाँ पे EMF है E, तो E अपॉन आर ले लेंगे। सो I इज इक्वल टू ई के जगह पे हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी, और R पहले से नीचे है। और I खुद क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ पे हमने लिखा डी क्यू अपॉन डी टी। सो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू डी फाई अपॉन आर इंटू डी टी। सो डी टी नीचे नीचे है, कट जाएगा,
डैट मीन्स ये टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है, टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। डैट मीन्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। आगे बढ़ेंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ेंगे। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान है। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से वो लोग पूछना चाह रहे थे द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, लेकिन गलती से यहाँ पे प्रोटॉन आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन को ही लेके चलेंगे। सो प्रोटॉन का मास तो ये हो जाएगा, अगर फोटोन रहता तब हम जीरो पे लगा देते, क्योंकि रेस्ट मास का मतलब लिखने का कि वो फोटोन ही पूछना चाह रहे थे। आगे बढ़ेंगे। 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू 1/f होता है। सो फोकस दूरी पूछ रहा है तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p यानी 1/4। सो F इज इक्वल टू 1 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.25 मीटर। सो 0.25 मीटर। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ डायोप्टर पावर? हाँ, 4 डायोप्टर पावर वाले लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? तो 0.25 मीटर। आगे बढ़ेंगे। समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का दो तरह से हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। एक निकालते हैं हम लोग जब इमेज डी पे फॉर्म होता है, और एक निकालते हैं हम लोग जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। सो जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है उसी को हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, और ये होता है D/F। डी पे जब बनता है यानी 25 सेंटीमीटर पे जब बनता है तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन तो होता है, लेकिन आँखों को तकलीफ होती है, इसीलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं जब इमेज इन्फिनिटी पे बने। सो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, D/F। अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है, ऊपर बताया था मैंने 24.41। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होती है। फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज। फोकल लेंथ पूछा है इसमें, तो फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट, क्योंकि पावर इसका 0, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज। द फॉर्मूला फॉर दिस इज μ-1 into a. So del is equal to μ-1 into a. So that gives ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है। सो अगर फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है 2n+1 into पाई। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पूछा है तो कंस्ट्रक्टिव के लिए ये हो जाएगा, अगर डिस्ट्रक्टिव पूछता तो ये हो जाता। सो कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है। द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट इज। देखिए लाइट जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। सो अगर आप इसका रेंज निकालना चाह रहे हैं तो E इज इक्वल टू hc/λ लगाइए। hc का शॉर्ट कट रख दीजिएगा आप 12400 और लेमडा को एंगस्ट्रम में रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। 12375 से 12400 के बीच में कुछ भी रखेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ का। सो अगर करके देखिएगा 12400/4000 एंगस्ट्रम रखिएगा तो आपका ऑप्शन आंसर आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 12400/7000 रखिएगा तो आपका आंसर आएगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि करीब करीब हमारे बी से मैच कर रहा है। सो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्चुअली ये होता है 2 से 2.85 के बीच। सो उसके करीब का ऑप्शन यही दिख रहा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड फॉर एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज. मोस्ट ऑफ अस नो दैट ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इक्वल टू MC स्क्वायर, विच इज़ क्वाइट नॉट ट्रू. उनको नोबेल प्राइज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, E = MC स्क्वायर के लिए नहीं. आगे बढ़ेंगे. निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम? कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वही मूव कर सकता है जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट ना हो. अगर किसी के पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट ज़रूर होगा. सो इसमें से फोटोन के पास चार्ज नहीं है और फोटोन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा. सो वी विल गो फॉर विथ ऑप्शन नंबर C. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर विच इज़ नाभिक की खोज की थी. न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय. सो आपको मालूम है रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर C, रदरफोर्ड. सो रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिससे वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से मालूम हुआ था न्यूक्लियस का साइज, और न्यूक्लियस वहीं से पता चला था कि कुछ है जो सेंटर में है. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? मास तो सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ही कम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग बराबर है. इसमें देखते हैं चार्ज. तो चार्ज तो न्यूट्रॉन पे होता ही नहीं, मोमेंटम बराबर होगा नहीं, एनर्जी बराबर नहीं है. तो ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एनर्जी में भी समानता नहीं, समानता तो किसी में नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है. सो ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग. सो दिस क्वेश्चन, कुछ लोग यहाँ पे डी के साथ जाना चाहेंगे लेकिन बराबर नहीं होता है. सो ये ऑप्शन ही सही नहीं है, कोई भी इनका बराबर नहीं है इसमें. आगे बढ़ेंगे. एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 50 sin 100πt है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगा. इसमें जो अगर हम कंपेयर करें I = I0 sin ω/t से, तो यहाँ पे ओमेगा है 100π के बराबर और ओमेगा होता है 2πf. तो यहाँ से f निकालोगे तो हो जाएगा ω/2π. सो f = ओमेगा दिया है 100π और नीचे रखो 2π. सो पाई से पाई कटा दोगे तो ये बचेगा, 100 को 2 से कटाओगे तो 50. इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है. सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली पूछना चाह रहे थे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डैट मीन्स कोणीय आवृत्ति पूछना चाह रहे थे शायद. और अगर फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहे हैं तो 50 हर्ट्ज होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है. सो इसमें भी एब्सर्ड आंसर है. अगर एंगुलर पूछेंगे तो डायरेक्ट आप ओमेगा ही लिख दीजिएगा 100. अगर फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, क्योंकि पूछ तो रहे हैं फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो 50 हर्ट्ज, तो चारों ऑप्शन गलत है. जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है. द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज. देखिए, जो जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है, बैंड गैप, वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और जो सिलिकॉन का होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. तो यहाँ पे जर्मेनियम है, तो विल गो विथ ऑप्शन नंबर C. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्ध्य होगा. If work function of any metal is 2.8 electron volt, then its threshold wavelength will be. तो इसको क्या कीजिए, E = hc/λ लगा दीजिए और लैम्डा को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा hc/E. और hc का अभी मैंने आपको बताया था शॉर्टकट फार्मूला 12400, और बटे में रख दीजिएगा 2.8, तो ये निकल जाएगा आपका एंगस्ट्रम में, और वो आता है करीब करीब इसके बराबर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा जाता है? वाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड.
एडी करंट से बचाने के लिए, यानी टू रिड्यूस एनर्जी लॉस, ऊर्जा क्षय कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर एक्शन नीड्स हाई टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर, हाई प्रेशर, पॉपुलेशन इन्वर्जन, संख्या परिवर्तन। पॉपुलेशन इन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। लेजर एक्शन को पॉपुलेशन इन्वर्जन की ज़रूरत होती है, संख्या परिवर्तन, और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लेजर एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है, सो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा, वो हमेशा निगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का। आगे बढ़ेंगे। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु होगी। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600 ईयर्स, इज इट्स एवरेज एज विल बी। ध्यान देंगे, हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू log 2, नेचुरल log 2 बाई लेमडा, यानी नेचुरल log 2 का वैल्यू होता है 0.693। पॉइंट नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, समझ जाइएगा, बीच में एक पॉइंट है, 0.693 बाई लेमडा। सो हाफ लाइफ दिया है 1600। सो 1600 को नीचे लाएंगे, नहीं, यहाँ पे हाफ लाइफ की जगह पर लिख देंगे हम 1600, और 0.693 को हम लाएंगे नीचे, और ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा होता है एवरेज लाइफ। सो 1600 में 0.693 से भाग देंगे तो ये लगभग आता है 2308 पॉइंट समथिंग। सो लगभग लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान से एक बार और सुनिएगा, हाफ लाइफ होता है नेचुरल log 2 बाई लेमडा के बराबर, और नेचुरल log 2 की वैल्यू होती है 0.693, और बटे में आ गया लेमडा। सो हाफ लाइफ की वैल्यू रख दीजिए 1600, और 0.693 को नीचे लाइएगा तो इधर बचेगा 1 बाई लेमडा, और 1600 को 0.693 से डिवाइड करेंगे आप तो आपको आएगा 2308 पॉइंट समथिंग। सो आई होप you got all your answers for your model paper which has been given by Bihar Board for 2023. Best of luck guys. अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।